एसिड ब्लड के अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इस समय रोगी को जो है कोमा में जाने की संभावना बढ़ जाती है साथियों, और उसके शीघ्र मृत्यु होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो साथियों इसके विपरीत जब इंसुलिन ज्यादा निकलने लगती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लग जाती है, क्योंकि शरीर में जो सेल्स हैं वो ब्लड से अधिक ग्लूकोज लेना प्रारंभ कर देती है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को समय से ग्लूकोज न मिलने पर आंखों की रोशनी और जो जनन क्षमता है वो भी उसकी कम हो जाती है, और ब्रेन की जो सेल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा उत्तेजना से उसको थकावट महसूस होना प्रारंभ होती है, उसको मूर्छा आने की संभावना बढ़ जाती है, उसके शरीर में क्रैम्प्स आना प्रारंभ हो जाते हैं और अंत में जाकर के व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो साथियों ये जो नर्व सेल्स होती हैं, आंखों की रेटिना और जो जनन सेल्स होती है हमारी, उनको एनर्जी के लिए जो है मुख्यतः ग्लूकोज का ही उपयोग उनको करना पड़ता है, वो केवल ग्लूकोज का ही उपयोग करती हैं। तो ग्लूकोगोन, जो ग्लूकोगोन हार्मोन्स है, जो हमारे पेनक्रियास से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें ग्लूकोगोन एक इंसुलिन है, तो उसके जो स्त्रवण में एक सीमा जो है नियंत्रण यानी लिमिट कंट्रोल फीडबैक प्रक्रिया काम करती है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से बढ़ने पर इंसुलिन का जो है स्त्राव होना वहां पर प्रारंभ होता है, और इसके प्रभाव से जब ग्लूकोज की मात्रा घटने लग जाती है तो साथियों ग्लूकोगोन जो होता है वो स्त्रवित होने लग जाता है। इसलिए साथियों पेनक्रियाज जो है ग्लूकोज का सेवक है, पेनक्रियाज जो है वो ग्लूकोज का नौकर कहलाता है, या यूं कहें कि सेवा करने वाला कहलाता है, और उसकी पहचान पत्र इंसुलिन होता है। समझ गया बात को? उसका पहचान पत्र आईडी होती है इंसुलिन, और जिसे देखने के बाद ही जो हमारी सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को अपने अंदर प्रवेश करने देती है। तो साथियों जो हमारी, मैंने कल भी चर्चा की थी, जो हमारी लार ग्रंथि होती है तो उसको हम जो जूनियर पेनक्रियाज भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो लार होती है, लार की जो ग्लैंड्स होती है, तो 1 से लेकर 3 लाख उसमें से जो कोशिकाएं होती है उससे निकलने वाला जो लार होती है वो वसा जो है पाचक होती है, एंजाइम्स जो एमाइलेज होता है वो उसके अंदर पाया से वो जो है क्या करती है कि जो वसा के जटिल अणु हैं उनको तोड़ करके सरल बना देती है। इसलिए जो है हम भोजन जब करते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से चबाना चाहिए, उसमें लार मिलना ही चाहिए, और लार जैसे मिलती है तो वसा का वहीं पर पाचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे पेनक्रियाज पर जो एक्स्ट्रा बोझ बढ़ रहा था और पेनक्रियाज लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए भी कार्य करता रहता है। तो साथियों जो हमारा जो मधुमेह है, रोगियों को, जो मधुमेह से ग्रस्त रोगी हैं उनको खूब चबा चबा करके भोजन को ग्रहण करना चाहिए, और जो आपके परिचय भी आते हैं, परिचय में आते हैं, उन्हें भी आपको सलाह देना चाहिए कि आप सबसे पहले जो है भोजन को खूब चबाइए। साथियों हमारा लीवर भी इसका जिम्मेदार होता है, ये पेनक्रियाज जो होता है उसका बिग बॉस जो है हमारा लीवर होता है। तो यदि लीवर विकारग्रस्त है तो इससे आगे चल करके जो है टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य साथियों यही है कि जब हमको डायबिटीज होती है तो डायबिटीज के बहुत सारे कारण होते हैं, मात्र पेनक्रियाज ही नहीं, हमारे और भी ऑर्गन इससे रिलेटेड होते हैं, जैसा कि हम पिछले 2 दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और हमारा विषय भी यही है कि किस प्रकार से हम एक्यूप्रेशर विधा के माध्यम से इस डायबिटीज का जो नजरिया हमारा देखने का किस प्रकार का है, और किस प्रकार से हम एक्यूप्रेशर विधा के माध्यम से इसके रूट ऑफ कॉज को समझ करके किस प्रकार हम डायबिटीज को नियंत्रित कर सके। तो आइए साथियों ऐसी दिव्य विधा को लेकर के आज हमारे बीच पुनः आए हैं डॉक्टर रामनारायण सर और डॉक्टर संजय सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद सर। आगे की कक्षा के लिए मैं आर्यन जी को स्वागत कर रहा हूँ। आप आगे आए। आर्यन जी आप शेयर करेंगे या मैं शेयर करूँ? सर मैं कर लूंगा, अभी नेटवर्क है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। मित्रों, क्लास को शुरुआत करने से पहले हम नमन करते हैं अपने गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और अनंत ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को, जिनके अद्भुत ज्ञान को हम लोग आपके बीच में रख रहे हैं। मित्रों, ये आज जो हमारा क्लास है डायबिटीज के ऊपर हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको।
एक ऐसा राज रोग इसको कहा गया है, राज रोग, क्योंकि ये आलस, सुस्ती, थकान के कारण ये होने वाला रोग था और जिसमें कल तक हमने डायबिटीज के माउथ से शुरू होकर के और एनल कैनाल तक जो हमारा डाइजेशन होता है, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ से मुझे देखना है। अगर इसमें फिर आगे देखिए, जब भोजन हम जैसे ही सोचते हैं, आपके सामने ये भोजन जैसे थाली में आने को होता है, मित्रों, हमारा जो ब्रेन का वेगस सेंटर ऑफ द मेडुला है, ये ब्रेन का जो वेगस सेंटर ऑफ द मेडुला यहाँ पर होता है। जैसे ही हमारी आंखें जो है वेगस नर्व के जरिए इस भोजन को देखती हैं, तो इनका प्रभाव दो जगहों पे एक साथ होता है। जो आपका सेफ्लिक फेज बाया वेगस नर्व का है, वहां पे यानी हमने मन में सोचा कि हमको क्या है, फूड, हमने भोजन देखा, फूड, मन में देखा भोजन यानी फूड देखा। जैसे ही हम भोजन देखेंगे तो हमारी वेगस नर्व की जो आपका एफरेंट फाइबर्स हैं, जो वेगस ट्रंक से होते हुए जो इसका लोकल नर्व फ्लेक्सर है, दो भागों में बंटकर एक स्टमक के बॉडी पर जाता है और दूसरा स्टमक के जो इसका फ्लेक्सर है, स्टमक की नर्व फ्लेक्सर के पास आता है। मित्रों, इसमें देखिए, जब हम भोजन को देखते हैं तो मुख में लार आती है, लार। जब वो लार आती है, सलाइवा जिसको बोलते हैं, तो भोजन में अगर अच्छी तरह से सलाइवा मिलकर हमने खूब चबा के भोजन किया तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं पर शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और पेंक्रियास पे भार कम पड़ेगा। लेकिन कभी-कभी होता है कि भोजन हम लोगों के अंदर क्या है, दो भोजन के बीच में खाने की आदत बिगड़ जाती है और हम बहुत जल्दी-जल्दी भोजन करते हैं, पेंक्रियास को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। यानी भोजन के 40 मिनट पहले और भोजन के साथ या भोजन के आधे घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होगा और आपको आगे चलकर डायबिटीज होने का खतरा रहता है। क्योंकि जब खाना आप खाएंगे तो समय 50 यूनिट इंसुलिन निकलता है, जो पानी पीने से क्या होगा, पतला हो जाएगा। और आपने भोजन को देखा, जल्दी-जल्दी बिना चबाए निकल गए ठूस-ठूस के, उसमें सलाइवा भी नहीं मिल पाया, तो वो ग्लूकोज वाला भोजन आपके अंदर जब ना इंसुलिन मिश्रित भोजन नहीं गया तो क्या होगा, पचेगा नहीं। और इसमें मित्रों हम आप सबसे बताना चाहेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है, आप लोग ज्वाइन होने के साथ ही अपने माइक ऑफ कर दिया करें प्लीज। हम आप लोगों की क्वेरी लेंगे। देखिए, ये आपके सामने जो ये फिगर बना हुआ है, मैं इसके माध्यम से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक की दीवार में मैंने कल बताया था कि इसमें हाइड्रोजन के आयन होते हैं, H2 के आयन यहाँ पर होते हैं, हाइड्रोजन के आयन होते हैं। और जैसे ही हम भोजन देखते हैं, जैसे ही हम भोजन फूड को देखते हैं, हमारी नजरें, तो वो वेगस नर्व के थ्रू, जो अफरेंट फाइबर्स होते हैं वेगस नर्व के थ्रू, फूड को देखा नहीं, तुरंत वहां पे इम्पल्स पहुंचती है। ये इम्पल्स स्टमक में आई, स्टमक में जब इसके गैस्ट्रिम, जो आपका हिस्टामिन हार्मोन्स होता है, वेगस जो गैस्ट्रिम और हिस्टामिन्स वहां पे स्टिमुलेट करेगा हिस्टामिन हार्मोन्स। हाइड्रोजन के बुलबुले पहले से होते हैं और क्लोरीन वहां पर, क्लोराइड जो वहां पर निकलना शुरू हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, HCl, जिसको हम जठर रस बोलते हैं। और ये जठर रस जो गैस्ट्रिम होता है, ये आपके हार्मोन्स वो आपके बावेल, स्मॉल बावेल सिंड्रोम के पास चला जाता है। यही कारण होता है जिसने खाने, अगर आप खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, खाना खाते समय आपका ध्यान कहीं और है, या खाना खाते समय आप चिंतित हैं, आप टीवी के साथ-साथ टीवी देख रहे हैं, या आप के टेंशन में भोजन कर रहे हैं, या आप जल्दी-जल्दी भोजन कर रहे हैं, तो वो आपका जो सेफ्लिक फेज ऑफ द वेगस नर्व के जरिए जो हाइड्रोक्लोरिक का, जो हाइड्रोजन के आयन बनना था,
तो आपका भोजन में हाइड्रोजन के आयन नहीं बनेंगे, आपका ग्लाइकोलिसिस क्रिया सही से नहीं होगी, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मान लीजिए संतुलित नहीं हुई, तो आपका पैंक्रियाज जो 40 से 50 यूनिट इंसुलिन ही निकालता है, वो 40-50 यूनिट इंसुलिन एक बार में निकालता है। तो अगर आपने खाना खाया, आधे घंटे आपने टहला नहीं, अगर मान लीजिए कहते हैं ना खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, कम से कम एक 1000 सॉरी आपको कदम चलने चाहिए। अगर आप इतना चलते हैं तो कम से कम 10-12 यूनिट इंसुलिन और निकल जाता है। लोग खा के क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, तो इंसुलिन की मात्रा हमारी कम रह जाती है। शाम का भोजन हल्का करें, जिसके बाद कम से कम 10 मिनट टहलें, तो इससे 3-4 यूनिट शाम को भी निकल जाती है। दिन में हमने जब हम दिन में टहलते हैं तो 10-12 यूनिट और इंसुलिन निकलता है। शाम को खाना खाने के बाद जब हम टहलते हैं तो 3-4 यूनिट और निकल जाती है। अ, आपका इंसुलिन और निकल जाती है। तो ये जो 4-5 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है 1 ग्राम को, यानी 1 ग्राम भोजन अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो उसको कम से कम 4 से 5 यूनिट इंसुलिन की आवश्यकता होती है पचाने के लिए। और जब आप जो है 50 यूनिट आ रहा है, तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए उपयोगी कितना हो रहा है, आप उस मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो पच नहीं पाएगा। तो ये जो कहाँ से क्रिया होती है, ये हमारे वेगस नर्व जो होती है, जैसे हमारा बेगल सेंटर में मेडुला का जो हर चीज के लिए केंद्रक होता है, आपका ये मेडुला जो है यही हमारे हिकअप के लिए सेंटर होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का सेंटर भी आपका ये मेडुला होता है। अगर कोई चीज हमारी बॉडी में अनकंट्रोल थ्रस्ट है, अनकंट्रोल प्यास है, अनकंट्रोल हिकअप है, अनकंट्रोल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो ये वेगस नर्व के जरिए होता है। तो हमारा वेगस नर्व जो है जितना हमको इनटेक करना है, वो वेगस नर्व के थ्रू वहां से आपके स्टमक में इंपल्स जाएगा और हम जो है उतने ही हाइड्रोजन के आयन आपके निकलेंगे और फिर वो आपका भोजन डाइजेस्ट होगा। इसमें हम 2 चीज देखेंगे मित्रों, इसमें हम यहाँ पर भी 2 चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं कि आपका जो नर्वस मैकेनिज्म है या हार्मोनल मैकेनिज्म है, वो भी इसी भोजन को अगर हमने देख कर किया हुआ है, भोजन को यदि हमने देख करके किया हुआ है तो उसके थ्रू निकलेगा और फिर वो डाइजेस्ट होगा। यदि हमने भोजन पे हमने नहीं देखा और आंख मूंद के टीवी देख रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं खाते गए, तो इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा। वेगस नर्व से उसके लिए जो हार्मोन्स निकलना था, हाइड्रोजन के आयन के साथ क्लोराइड नहीं निकलेंगे, फिर आपका भोजन का डाइजेशन सही से नहीं होगा, वो भी एक कारण बनेगा डायबिटिक का। आजकल लोग क्या करते हैं, जब ये भोजन को देखेंगे नहीं, फिर उल्टा सीधा खा लेंगे, तो उसके लिए दवाई लेते हैं। क्या-क्या दवाई लेते हैं? जैसे एंटासिड हो गई, एंटासिड ले लेंगे या ओमेज ओमेप्राजोल ले लेंगे या फिर लोग डाइजिन लेते हैं। तो कोई भी डाइजेस्टिव जो ले रहे हैं, सिर्फ ये एक तो ठूस-ठूस के खाया गया स्टमक के कार्डियक तक, जो हमारा भोजन होना चाहिए 1/3 भाग आपका ठोस आना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपका थोड़ा-सा इसमें वाटर होना चाहिए और इसके बाद इतना पार्ट खाली होना चाहिए स्टमक का, जिससे इसमें रोटनिंग और रैपरिंग की क्रिया अच्छे से हो सके। यदि हमने इस प्रकार से भोजन नहीं किया मित्रों, तो ये क्रिया आपकी प्रभावित होगी और आपकी जो ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ना शुरू होगी और इससे भी डायबिटीज की संज्ञा, यानी इसमें आपको बार-बार यूरिन जाना हो सकता है, मुंह सूखेगा, क्योंकि भोजन आपके पेट में सड़ेगा, तो आपका मुंह सूखेगा, प्यास ज्यादा लगेगी और फिर बाद में किडनी पर ज्यादा मेहनत पड़ेगी। जो वसा होता है वो फैट बॉडी में बढ़ेगा, तो जो आधा अधूरा विखंडन होगा, तो हमने कल बताया था ना कीटोन बॉडी बनने लगेंगे, कीटोसिस होगा। जब ये कीटोसिस होगा यानी विषैला चीज है, विषैला और अम्लीय जो धीरे धीरे शरीर में इनकी मात्रा घटेगी तो एसिडोसिस होगी। एसिडोसिस होता है तो आदमी क्या करता है, एंटासिड लेता है, एंटासिड लेता है। आइए हम देखते हैं एंटासिड का हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले जब एसिडोसिस होगी तो लोग ले लेते हैं इनो, कहते हैं हमको इनो दे दो। आजकल बाजार में इनो बहुत आसानी से मिलता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज इनो की मैं बताना चाहूंगा, इनो क्या है और कैसे काम करता है। क्योंकि जो एसिडोसिस हुई है, आपने इनो लिया कहते हैं थोड़ी देर में, तो इनो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इनो
क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इनो, और हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करके आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाएगा, जो पसीने से बाहर आएगा। पसीने से बाहर आएगा, आप पसीना देखिए, बहुत पसीना होता है तो नमकीन होता है। जल बनेगा जो आपके लंग्स से और यूरिन से बाहर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके फेफड़े से सांस लेंगे तो बाहर जाएगा। तो ये इनो जो है पेट में जो बढ़ी हुई मात्रा, जो वहां पर एसिडोसिस हुआ है, वहां पे जैसे ही आपने सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ विद सोडियम क्लोराइड के साथ, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये वहां से एसिडोसिस को खत्म कर देता है। बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो कीटोन बॉडी को, हम लोग इनो लेते हैं। यदि आप एक्यूप्रेशर में मित्रों, हमारे एक्यूप्रेशर में इनो का उपचार है, आप इनो को लेना है, तो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके सामने इनो जैसा सेम इनो की तरह प्रभाव आएगा कि आपको एज सेम इफेक्ट ऑफ द इनो। आपको क्या करना है, बोथ ही स्मॉल फिंगर, जो हमारी दोनों छोटी अंगुलियां हैं, इनके जो फैलिंग्स है, बीच का पार्ट है, इसको फैलिंग्स बोलते हैं, इस पे हमें क्लस्टर मैग्नेट लगा लीजिए, या आप इस पे जो है ऐसे तीन फैलिंग्स होते हैं, 5-5 मेथी का दाना, क्लस्टर मैग्नेट ना हो तो इनके तीनों फैलिंग्स पे 5-5 मेथी के दाने लगा लीजिए, आप एसिडोसिस से बच जाएंगे। और इसका भी प्रभाव सेम इनो की तरह से होगा मित्रों। आप जिसके पास क्लस्टर मैग्नेट हो क्लस्टर लगा ले, जिसके क्लस्टर मैग्नेट ना हो पेपर टेप पे मेथी के 5 दाने ऐसे रख लीजिए। 5 दाने ऐसे टेप पे रखा आपने, और फिंगर का जो बीच का भाग होता है जिसको फैलिंग्स बोलते हैं, पोर 3 होता है, वात पित्त कफ, और इस पे आपने पॉइंट को लगा लिया। जैसे ही लगाएंगे आपके इनो की भांति ये काम करना शुरू कर देगा और आपको ठीक कर देता है। इसके बाद इनो के बाद मित्रों, एसिडोसिस से बचने के लिए आप डॉक्टर क्या कहते हैं, आप एंटासिड ले लो। अब आपको एंटासिड भी दे देते हैं, और ये सब एक कारण लास्ट में बनता है आपके जाके डायबिटीज का मित्रों। आपके जो ग्लाइकोयूरिया है, आपने ग्लूकोज की मात्रा बैलेंस नहीं की, और अपना भोजन आपने जो ग्लूकोज ग्रहण किया था वो सही से नहीं लिया, प्रोटीन का टूटा नहीं, कीटोन बॉडी बना, यानी विषैला पदार्थ जो बना है, एसिडोसिस हुआ। अगर इंसान इस समय इसको ना ले, क्या होता है, किसी कोमा में चला जाता है, किसी की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। तो इसमें देखिए एंटासिड क्या करता है, इसमें भी बहुत ज्यादा एसिडिटी गैस बनती है। एंटासिड का काम देख लो। एंटासिड जो है कॉन्टेंस, देखिए आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2 AlOH होल ट्वाइस। Al एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला नीचे लिखा गया है, ये AlOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl, यानी आपके 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3HCl मिलके बनाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, और 2H2 जल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड यानी आपके जो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2 MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH होल ट्वाइस जो है, MgOH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी 2 भाग आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होगा, आपके पेट में। आपने जो एंटासिड होता है, एंटासिड में यही पास जाता है। यानी ये हम एंटासिड क्यों लेते हैं, अब आपको मैं बता दूं। जब हमारा स्टमक में आपने खाना कम खाया, ध्यान दीजिए मित्रों, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो गया, तेजाब ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, ये आपका जो खाना हजम करने के लिए आपने भोजन नहीं लिया, ये ज्यादा है, तो जलन पैदा करेगा, गले में जलन होगा, पेट में जलन होगा, या कहीं जाके अल्सरस भी कर सकता है ये। तो इस हाइड्रोक्लोरिक को मारना है, तो इसको मारने के लिए लोग देते हैं एंटासिड। क्या देते हैं मित्रों, एंटासिड। तो एंटासिड में होता क्या क्या है, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेकर के जल बना देगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खत्म कर देता है। यानी वो आपका दूसरा आपका या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर एल्युमिनियम क्लोराइड बना देता है और जल बना देता है। तो ये मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंटासिड पेट से HCl को समाप्त कर दिया।
यानी जो आपका तेजाब था, गैस थी, जलन हो रही थी, एंटासिड लेने के बाद गैस, जलन, एकदम पेट लगेगा साफ, ये आपने लिया। तो एंटासिड की प्रॉपर्टी यहाँ हमने दिखाया। अब यदि आप जो है अपने हाथों में एक्यूप्रेशर में एंटासिड जैसा प्रभाव देखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ट्रीटमेंट एज सेम इफेक्ट बोथ स्मॉल फिंगर ऑल फेलिंग्स पे क्लस्टर मैग्नेट, सेम जो अभी पहले मैंने बताया था, ये एंटासिड की भांति भी काम करेगा। हमारा स्मॉल फिंगर है, इसका फेलिंग्स है, ये ज्वाइंट्स होते हैं, और ये बीच का भाग फेलिंग्स होता है। इस पे आप 5-5 क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, या 5-5 मेथी का दाना आप लगा दें। ये ऐसे एंटासिड आपने दे दिया, एंटासिड की भांति कार्य करेगा। ये बड़ा शानदार होता है मित्रों। कभी-कभी डॉक्टर एंटासिड के अलावा रेनिटिडिन दे देता है। एसिलाक जिसको बोलते हो आप लोग, एसिलाक बोलते हैं ना आप लोग, कहते हैं एसिलाक ले आइए, रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है। अब रेनिटिडिन क्यों दिया जाता है, ये मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ द रेनिटिडिन इन एलोपैथिक। एलोपैथ में रेनिटिडिन का क्या एक्शन है, और एज पर एक्यूप्रेशर हम लोग कौन सा पॉइंट लगाते हैं रेनिटिडिन के रूप में। तो रेनिटिडिन इज द comparative and reliable inhibitor of the action of the histamine। देखिए मित्रों, अब हिस्टामिन रिलीज बाय ECL cell as the histamine H2 receptor on the parietal cells of the stomach, thereby inhibiting the normal and meals stimulated section of the stomach acid। देखिए मैं बताना चाहूंगा इसका रेनिटिडिन का एक्शन, ये फिगर से मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही हम देखो क्या होता है, रेनिटिडिन क्या करता है। जब हम रेनिटिडिन लेते हैं तो एक प्रकार से ऐसा एक कंपैरेटिव और एक रिलायबल इनहिबिटर है ये, यानी एक्शन इसका कैसा है, एज ए हिस्टामिन की तरह से है। हमारा हिस्टामिन क्या करता है, वो HCl को, यानी हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं, क्लोरीन को यहाँ से एडॉप्ट कराएगा और HCl बनाता है। जिसके स्टमक में आपका HCl सिक्रेशन कम हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें कम होता है, जिनकी हम देते हैं रेनिटिडिन आपके हाइपो एसिडिटी में, जिसके बॉडी में HCl कम बन रहा हो, जब हम उसको जो है रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड, जो रेनिटिडिन एसिलाक देंगे, तो एज ए हिस्टामिन हार्मोन्स की भांति काम करेगा। और हिस्टामिन जानते हैं वो H2 का रिसेप्टर है, यानी H2 जो है रिसेप्टर है, और आपके स्टमक में H2 जो है हाइड्रोजन के जो आयन है, क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl बनाते हैं। यानी ये जो है ग्रोथ करने का काम करता है आपके HCl का। तो जब हम रेनिटिडिन एज ए रेनिटिडिन की तरह से, अब ये रेनिटिडिन आपके सामने है, ये रेनिटिडिन आपका हाइड्रोक्लोराइड सामने है। अब रेनिटिडिन का एक्शन मैंने बताया, ये हाइपो एसिडिटी में दिया जाता है, और जो आपका एंटासिड हमने बताया था और उसके पहले हमने इनो बताया था, वो एसिडोसिस के रूप में दिया जाएगा। ज्यादा HCl है, बहुत ज्यादा HCl है, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है, हाइपो एसिडिटी का ट्रीटमेंट ये। तो इसमें एसिलाक जब देंगे आपका, तो हाइड्रो यानी क्या बनेगा, HCl बनता है। तो अब इस पर एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट क्या है, आफ्टर दैट सिक्रेशन ऑफ HCl इन द स्टमक। अपने यहाँ हमारे यहाँ एक पॉइंट होता है ST25, स्टमक 25 वर्क करता है इसके रूप में, यानी अगेंस्ट इसके काम करता है और इसको डिक्रीज करता है। अगर HCl का प्रोडक्शन कम है तो बढ़ाता भी है, और प्रोडक्शन ज्यादा है तो घटाने का भी काम करता है ST25। जैसे एसिलाक आप देते हैं, रेनिटिडिन देते हैं, तो वो उसका भी यही काम होता है कि उसके सिक्रेशन को स्टमक में नॉर्मलाइज करता है। ये नॉर्मल करेगा, आपके मील्स के साथ स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन को, स्टमक में एसिड को, यानी नॉर्मल घटा हुआ है तो बराबर लाएगा, बढ़ा हुआ है तो कम करेगा एंटासिड। वैसे ही हमारे स्टमक 25 जब हम लोग लगा देते हैं, तो एज ए HCl के हार्मोन्स के प्रोडक्शन को स्टमक में वो डिक्रीज भी करता है, यदि बढ़ा है तो, और कम है तो ग्रोथ करने का भी काम करता है, ग्रोथ भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। ये दोनों काम करता है आपका स्टमक 25। इसकी लोकेशन हम आपको बाद में बताएंगे।
प्रैक्टिकल सेशन में अगर आपको लोकेशन नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। अब मित्रों, लोग क्या करते हैं, एसिडोसिस से निपटने के लिए ओमेज दे देते हैं, पेंटाप्राजोल जिसको बोलते हो, ओमेज 25 बोलते हैं। पेंटाप्राजोल डॉक्टर कहता है ना सुबह खाली पेट ले लेना, या कुछ भी खाने से पहले, दवा खाने से पहले 1 घंटा पहले खाली पेट जब खाना ना खाए हो तो आप एक गोली या एक कैप्सूल ओमेज ले लेते हैं, ओमेज 25। ये भी आप दिलाते हैं। ओमेज भी हमारे लिए डायबिटीज का एक कारण बनता है। किंची जी, आपका नाम कौन है? प्लीज अपने आप को, आप लोग अपने घरों में रहते हैं, प्लीज अपने माइक को संभालें। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं मित्रों। तो ओमेप्राजोल जो है, या जिसको हम पेंटाप्राजोल भी बोलते हैं, ये जो ओमेज होता है, हम ओमेज की बात कर रहा हूँ, ओमेप्राजोल की बात कर रहा हूँ, ये एक सलेबल डिफ्यूज आपका डिस्युबल फ्लूइड्स बाउंड विद द हाइड्रोजन, यानी आपका ये पोटेशियम और आपके हाइड्रोजन के ऊपर एक सलेबल बॉन्ड्स बनाने का काम करता है ये, यानी उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेता है। जितने भी हाइड्रोजन के बुलबुले हैं उनको जाके घेर लेगा ऐसे, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि वो HCl से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना ही नहीं पाएंगे। ये काम करता है ओमेज। सुबह खाली पेट आपने खाना खाने से पहले इसको ले लिया तो आपका हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन आयन जो थे, वो सब जो है, जितने भी हाइड्रोजन यानी आयन थे, वो इनहाबिटिंग यानी फिनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन इनटू द गैस्ट्रिक लुमेन एंड द सस्प्राइज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यहाँ से जो है सस्प्रेसिंग कर दिया, यानी उसको जो है थोड़ा सा दबा देते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, जो आपका HCl बनना था उसको ये कम कर देते हैं। यानी ओमेज जब हम लोग लेते हैं मित्रों, जब भी हम ओमेज लेते हैं ये एज ए पोटेशियम ये क्या काम करता है कि हमारे जो हाइड्रोजन के आयन हैं उनके ऊपर ये जाकर एक कवरिंग बना लेता है, उनको कवर कर लेता है। तो ये बुलबुले जो हाइड्रोजन के होते हैं क्रिया नहीं कर पाते HCl से, यानी HCl बन नहीं पाता है, या जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको सप्रेस कर देता है। जैसे आपका गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन होना था वो आपका रुक जाता है, जो आपका जठर बनना था स्टमक में, जो गैस्ट्रिक जूस बनना था वो मित्रों कम हो जाता है इसके ओमेज के लेने के बाद। तो अपने यहाँ एक्यूप्रेशर में इस तरह से अगर कोई ट्रीटमेंट है तो हमारे यहाँ एक पॉइंट है स्टमक 45। स्टमक 45 क्या करता है, ये बैलेंस करता है हाइड्रोजन के आयन को, उसके सिक्रेशन को, और स्टमक वर्क सेम एज द ओमेप्राजोल। देखिए स्टमक 45 पॉइंट्स बैलेंस द हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन इन द स्टमक वर्क सेम एज ओमेप्राजोल। जैसे ओमेप्राजोल बैलेंस करता है कि फालतू जो हाइड्रोजन के आयन है उनको सप्रेस कर देगा, है उसके ऊपर कवरिंग बना लेता है, ठीक है, उसको आप आगे बढ़ने से रोक देता हुआ, HCl से क्रिया नहीं कर पाते। उसी तरह से ST45 भी सेम ओमेज की भांति कार्य करता है। लेकिन इसको मित्रों हम क्या कहेंगे, इस जब स्टमक 45 लगाते हैं तो इस पे थोड़ी सी आपको ध्यान देने की चीज है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में अलग अलग आता है। जब भी हम स्टमक 45 पैर में वर्जिनल लगाएंगे तो इसको इन्फ्लुएंस से लेना पड़ता है। तो ST45 बोथ साइड, वन साइड ST45 इंक्रीज हाइड्रोजन, यानी एक साइड जब हम ST45 लगाएंगे तो आपके हाइड्रोजन को इंक्रीज करेगा, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, उसकी मात्रा को बढ़ाता है हाइड्रोजन की। किसी के शरीर में अगर HCl सिक्रेशन कम है, बढ़ाना है तो ST45 को टोन कर देंगे। अदर साइड डिक्रीज द ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ साइड बाय टेकिंग द एनर्जी। देखिए जब हम ST45